तो आज की इस क्लास में हम वार्निश के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, जो एक पेंट का अल्टरनेटिव होता है। सबसे पहले हमको वार्निश पढ़ने से पहले आपने सबने नाम सुना है वार्निश का? क्या होता है वार्निश? यस सर। ओके, कोई मुझे सर बताएगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड वार्निश? पेंट और वार्निश के बीच में क्या डिफरेंस है? देखा है सबने वार्निश को? पेंट तो होते हुए हमने सबने देखा, वार्निश होते हुए देखा है? वुडन जो यस आपने सर। जितने भी फर्नीचर वगैरह होते हैं वहाँ पे इस तरह का। ठीक है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड वार्निश। पेंट जो था हमारा, पेंट के हमने कंपोनेंट पढ़े थे। क्या क्या कंपोनेंट थे पेंट के, कौन बताएगा? जब हमने कल इंग्रेडिएंट कंपोनेंट पढ़े थे तो क्या क्या कंपोनेंट थे पेंट के? सर बॉडी, व्हीकल, पिगमेंट। बॉडी हो गया, जिसे हम बेस भी कहते थे, फिर आपका एक व्हीकल हो गया, एक हो गया पिगमेंट, फिर एक हो गया थिनर, और एक हो गया ड्रायर। यही था, ठीक है ना? तो पिगमेंट का क्या रोल था उसमें? व्हाट वाज द रोल ऑफ पिगमेंट इन पेंट? सर कलर प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड द कलर ना, अप्रोप्रिएट कलर, जिस भी आप डिजायर जो कलर में आप चाहते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। पेंट और वार्निश में जो डिफरेंस है बस यही है। पेंट एक ऐसी चीज है जिसमें पिगमेंट प्रोवाइडेड होता है, आप किसी भी कलर में उसमें जाएं, लेकिन वार्निश एक ऐसा होता है जो एक तरह से कलरलेस होता है, इसमें पिगमेंट नहीं प्रोवाइडेड होता है। वही आपका लिक्विड ट्रांसपेरेंट होता है। होता है। ठीक है, लिक्विड ट्रांसपेरेंट आपका होता है, इवापोरेटेड। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट द डिफरेंस इज दैट कि पिगमेंट पोर्शन इज नॉट प्रोवाइडेड। ओके, तो हम ये समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वार्निश इज ए सॉल्यूशन ऑफ रेजिन और रेजिनस सब्सटेंसेस सच एज कॉमन रेजिन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इन एल्कोहल और टार्पनेट और ऑयल। ठीक है, किसी भी आपके लिक्विड फॉर्म में जो रेजिन्स आपके होते हैं, रेजिन्स आपके चाहे तो आपका जो एम्बर हो सकता है, कॉपेल हो सकता है, आगे में उनके बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप के जो रेजिन होते हैं। तो रेजिन और कोई भी ऑयल लिक्विड आपका, इसका मिक्सचर होता है बेसिकली। ठीक है ना? ये क्या होता है आपका, इट एनहेंस एंड गिव द वार्म टू द ग्रेन ऑफ द वुड एंड इट रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट हीट एब्रेशन वाटर एंड। ठीक है, ये इम्पैक्ट को रजिस्ट करता है, हीट एब्रेशन, कोई भी जो आपको वाटर के जो इम्पैक्ट आते हैं उसके ऊपर। ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी। ठीक है, जिस चीज़ से मिलके बना होता है वो आपका इपॉक्सी जो होता है वो आपका रेजिन होता है। रेजिन प्लस कोई भी ऑयल आपका हो सकता है, टर्पिन ऑयल भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, कोई और टाइप का ऑयल हो सकता है, तो दोनों का मिक्सचर होता है। आप इसको जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, ये बेसिकली इस पे वार्निश को यूज़ करने के पीछे का जो पर्पज़ होता है ना, तो एक्चुअल में अगर आपको वुडन आपको जो अपीयरेंस है उसको यूज़ करना है, ठीक है, उसमें आप कोई भी दूसरा कलर ऐड नहीं करना चाहते, उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको आप एक अच्छा लुक देना चाहते हैं, एक अच्छी फिनिशिंग देना चाहते हैं, तो उस केस में आपको वार्निश यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वुडन शेप है, ठीक है, इस वुडन को, इसकी अपीयरेंस को बाहर एक्सपोज करने के लिए और इसको हाईलाइट करने के लिए हमने क्या करा, इसके ऊपर एक जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड था आपका, उसका हमने एक कोटिंग करी, तो वो आपका वार्निश कहलाता है। ये एक लेयर फॉर्म करता है जो रजिस्ट करती है आपके एब्रेशन से। ठीक है, और कोई भी सनलाइट के इफेक्ट को आने से रजिस्ट करती है। तो एक बेसिक जो आपका डिफरेंस अगर हम बात करें पेंट और वार्निश में, तो वो यही होता है कि पिगमेंट पोर्शन ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, अगेन हार्ड होता है, एक लेयर, एक थिन लेयर जनरेट करता है। ठीक है, जल्दी ड्राई होता है, ये सारी चीज़ होती है। अब अगेन जो हमने भी डिस्कस किया था कि वाई वार्निशिंग इज डन, क्यों हम वार्निशिंग का काम करते हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट इंटेंसिफाई और ब्राइटन द अपीयरेंस ऑफ द नेचुरल ग्रेन्स ऑफ वुड। वुड्स के अंदर जो जो ग्रेन्स होती हैं, जो धारियाँ होती हैं, जो लाइंस होती है, जो नेचुरल लाइंस होती है, इनकी अपीयरेंस को आपको और ज़्यादा एक्सपोज करना और ज़्यादा ब्राइट करना है, तो उसके लिए हम वार्निशिंग करते हैं। टू रेंडर द ब्रिलियंसी टू द पेंटेड surface, to protect the painted surface from the atmospheric action, and to protect the unpainted wooden surface of door windows from the atmospheric action। ठीक है, तो पेंटेड सरफेस हुई तो भी उसके ऊपर आपको कई बार, जैसे अगर हम वुडन के ऊपर हमने कोई और दूसरा कलर कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी हम एक लेयर उस पर वार्निश कर करते हैं, ताकि वो एटमोस्फेरिक जो जितने भी हमारे एक्शन से, वेदरिंग हुआ या हीट हुआ या सनलाइट हुआ, उनसे प्रोटेक्ट करा।
अनपेंटेड वुडन सरफेस पे तो हम इसको यूज़ करते ही हैं सरफेस को स्मूथ करने के लिए, एक लेयर बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें दीज आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द वार्निशिंग प्रोसेस कि क्यों हम वार्निशिंग करते हैं। वार्निशिंग के प्रोसेस को अगर हम समझे तो बेसिकली आपका ये 4 तरह का स्टेप इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वार्निशिंग करने के पीछे जो है आपका फर्स्ट वन इज द सरफेस प्रिपरेशन। आप जिस भी सरफेस के ऊपर ये आप कोटिंग करना चाहते हैं, ये पेंटिंग आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस सरफेस को आपको स्मूथ तैयार करना पड़ेगा। आप वुडन कर रहे हैं तो वुडन में आपके जो अनइवन उसके डिस्ट्रीब्यूशन है उनको स्मूथ हम कैसे करते हैं, आपने देखा होगा ये इस तरह का जो आपका सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर से हम क्या करते हैं, उसको रब करते हैं। ये आपके जितने भी उनमें स्टोन्स होते हैं उनसे हम उसको रब करके और फिर उसको हम स्मूथ तैयार करते हैं। फिर आता है आपका नोटिंग। नोटिंग क्या होता है, आपने नोटिंग देखा होगा कई बार, जो आपका लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई बता सकता है नोटिंग क्या होता है, किसी भी वुड के अंदर नोटिंग का प्रोसेस क्या होता है। जैसे एक हमारा कोई भी वुड है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अगर कोई भी ब्रांच अगर जा रही है, ठीक है, इसकी ब्रांच जैसे इस तरह से ब्रांच कोई भी अलग निकली हुई है, आप उस ब्रांच को वुड से कट कर देंगे, यू विल रिमूव द ब्रांच। ठीक है, आपने उस ब्रांच को कट कर दिया, लेकिन कट करने के बाद में भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इस तरह से एक पोर्शन रहता है उभार से, जिसे हम कहते हैं ना, जहाँ से मतलब उसकी ब्रांच या कहीं जो उसकी एग्जिस्टिंग जो स्टार्ट होता है, तो ये जो पोर्शन आपका बचता है इसको हम नोट्स कहते हैं। ठीक है, तो इन नोट्स को आपको क्या करना होता है, प्रॉपर स्मूथ करना होता है, प्रॉपर फिल करना होता है। अगर ये कई बार समटाइम इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रेशन। ठीक है, कई बार ये जो नोटिंग का प्रोसेस होता है वो इस तरह से आपका डेप्रेशन टाइप में भी होता है। ठीक है, यहाँ से तो आप इसको फिल करना, तैयार करना, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है नोटिंग का प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग और किलिंग ऑल द नोट्स इन द वुड वर्क विद a substance through which the resins cannot come out or extrude since the resins come out of the node। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका नोटिंग्स को कवर करने का। ठीक है, जिनके थ्रू हम ये चीज़ें कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आपका प्रोसेस जो है, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, जो पोर्स है, जितने भी स्टोपिंग का जो प्रोसेस होता है, इट मीन्स कि आपके जितने भी पोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, उन पोर्स के अंदर अब क्या होगा आपको कि कोई भी एक अलग टाइप का आपका ग्लू जो होता है ना, वो इन पोर्स के ऊपर आपको, ताकि एक सरफेस आपकी स्मूथ हो सके। ठीक है, कई बार आपका आपने नोटिंग कर दी, नोटिंग के अलावा भी कई बार कोई क्रैक्स है, कोई भी स्प्लिट पोर्शन है या कोई भी पोर वहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको एक ग्लू का स्प्रे करना पड़ता है। उस ग्लू को स्प्रे करने के बाद में वो हो सकता है आपका जैसे लिंसोल ऑयल होता है आपका, वो भी बॉयल हो सकता है। ठीक है, बॉयल लिंसोल ऑयल भी कैन ऑल्सो बी यूज। तो उसको आपने किया, ठीक है, उसकी टू कोटिंग करनी होती है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये आपका स्टोपिंग कहलाता है। Stopping is the process of the filling up, or we can say to prepare a smooth surface by filling up the pores available. It can be done by the boiled in linseed oil in the two coats। पहला आपका प्राइम कोट होगा, पहला कोट होगा, उसके बाद में उसको ड्राई होने देते हैं, और ड्राई होने के बाद में जैसे आपका वो होता है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर दूसरा कोट करता हूँ। फिर जब आपने स्टोपिंग का प्रोसेस कर दिया, आपका सरफेस भी स्मूथ हो गया, नोटिंग की प्रॉब्लम भी आपने रिमूव कर दी, अब इसके बाद में जो आपका होता है, दैट इज द फाइनल स्टेप, दैट इज द कोटिंग ऑफ वार्निश। ठीक है, तो आपका दो या दो से ज़्यादा वार्निश के कोट से उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं। तो दिस इज द जनरल प्रोसेस विच इज अडॉप्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ वार्निशिंग। ठीक है, ये चार आपके मेन इसमें मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, दूसरा नोटिंग इन विच वी रिमूव द और वी फिल द नोट्स अवेलेबल इन द वुडन सरफेस, देन स्टोपिंग, filling of the pores available to make the surface smooth, and then the final coat of varnish, it can be applied into the two or more than two coats। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया वार्निशिंग का कैसे प्रोसेस होता है, क्लियर है। Yes, sir. चलिए आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड वार्निश। एक अच्छी वार्निश जो अगर आपकी है तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वही जैसे हमने पेंट के बारे में पढ़ा था। सो इट शुड ड्राई रैपिडली। द प्रॉब्लम विद वार्निश इज दैट इट टेक longer time in compared to the paint for the dryness। तो उस केस में आपको ऐसा इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए, या ड्रायर आप एज यूज करते हैं। सो इट शुड ड्राई रैपिडली, इट शुड फॉर्म ए हार्ड फिल्म ऑन द ड्राइंग,
ड्राइंग के केस में जो आप करते थे, इट शुड परफॉर्म ए हार्ड और वी कैन से थिनर फिल्म. It should not crack on drying. There should be no appearance of crack. It should have sufficient elasticity. Elasticity means if any kind of external load is applied, then it should regain the original position, or a small deformation if happened, then it should regain its original position. It should be durable and weather resistant. और ऑब्वियसली अगर हमने बात करी कि जितने भी आपके एटमॉस्फेरिक आपकी जितने भी एक्शंस है उनसे प्रोटेक्ट. इट शुड गिव यूनिफॉर्म एंड प्लीजिंग अपीयरेंस. इट शुड नॉट हाइड नेचुरल ग्रेन्स और ऑफ द इनर सरफेस ऑफ टिम्बर. ये आपका ऐसा नहीं कि आपने इसको इतना हैवी कर दिया कि इस केस में क्या हुआ आपका कि जो काम करने के लिए नेचुरल ग्रेन्स आपके टिम्बर्स के थे उनको आपको एक्सपोज करना था, उसके चक्कर में आपने क्या करा, उसको हाइड ही कर दिया. तो it should not hide the natural grains of the inner surface of timber, and the color of varnish should not fade away with the time. ठीक है, जो आपका पेंट का जो कलर है वो कलर आपका फेड नहीं होना चाहिए टाइम के साथ में. कोई भी पेंट आप करते हैं तो वो आसानी से आराम से आपका 8 से 10 साल चलता है, लेकिन कोई भी अगर आप वार्निश यूज़ करते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी इन कंपेयर टू द पेंट इज़ वेरी लो. सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस ऑल्सो. प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंट, एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव फिनिश देता है. ठीक है, प्रोटेक्टिव फिनिश, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एक्शन. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइंग ऑयल, रेजिन एंड ए थिनर. ठीक है, एक सॉल्वेंट जो आपका तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे हमने कंपोनेंट्स की बात करी तो पहला आपका जो ड्राइंग ऑयल है, ठीक है, जो इसमें बेसिकली ड्राइंग प्रोसेस को कंटिन्यू. दूसरा रेजिन्स आपके होते हैं जो जिन फाइबर से ये मिलके बना होता है. ठीक है, और तीसरा आपका थिनर जो इसमें इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है. ठीक है, तो ये तीन चीज़ों से मिलके बना होता है. अब हम इनके बारे में देखते हैं. पहला होता है आपका ड्रायर, दूसरा आपका होता है रेजिन्स और तीसरा होता है सॉल्वेंट या थिनर जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ड्रायर की बात करें तो ड्रायर आपका वो होता है जो इसके ड्राइंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है. ठीक है, इवापोरेशन ऑफ द मॉइस्चर करता है. तो हम जो लिथार्ज होता है, मोस्ट ड्रायर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ ए वार्निश. कॉमन ड्रायर्स यूज इन वार्निश आर लिथार्ज, वाइट कॉपर एंड जो आपका लेड होता है, एसीटेट लेड. तो ये आपका एज ए ड्रायर हम यूज करते हैं. फंक्शन आपको पता है, टू इम्प्रूव और टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग. ये ड्रायर के बारे में हो गया. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका दैट इज द रेजिन. रेजिन सब समझिए ये मेन चीज़ है आपका. आपने देखा होगा कई बार जो आपका जैसे पाइन ट्रीज होता है वहाँ पे जो अगर हम उस पर कट लगाते तो जो लिक्विड आपका फोम होता है ना, वो रेजिन कहलाता है. या अगर मैं आपको कहूँ कोपल, आपने कोपल के बारे में सुना होगा. कोपल के बारे में सुना है सबने? कोई बता सकता है? आपने देखा होगा पेड़ों के अंदर जो एक लिक्विड फॉर्मेशन होता है, गोंद जो बनता था, देखा है सबने कोपल? जी यस सर, वो भी आपके एक अलग आम अलग के टाइप पेड़ों में यस ज्यादा सर। होती है, मैंगो के। और कुछ आपके ट्रीज होते हैं जिन पे कट लगाने के बाद में लिक्विड सा जो फोम होता है. तो ये रेजिन्स वहीं से होते हैं आपके. अलग अलग टाइप के रेजिन्स है. ठीक है, कोपल आपने यूज़ किया, सिलेक आपने यूज़ किया. जैसे कोपल होता है आपका जो हार्ड होता है, लिस्टेड रेजिन्स ऑब्टेन फ्रॉम द पाइन ट्रीज. सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पाइन ट्रीज. शेलेक इज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्जिस्टेंस ऑफ सम इंसेक्ट विच ग्रो. वहाँ पे जो उसके अंदर रहने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कई बार उनकी हेल्प से भी या उनकी उसमें भी आपका इस तरह के रेजिन्स है जो. तो रेजिन्स बेसिकली वो सब्सटेंसेज आपके होते हैं, रेजिन है, जो आप ट्री से उसको ऑब्टेन करते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट इट मीन्स कि आपका जो है थिनर पोर्शन. ठीक है, थिनर जो है आपका उसमें बेसिकली हम जितने भी आपके ऑयल है, जैसे आपने बॉइल्ड लिंसीड ऑयल आपने यूज़ कर सकते हैं. आप मिथाइलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन आप यूज़ कर सकते हैं. टर्मरिक जो ऑयल जो आपका, या वुडन जो नैफ्था जो आपका होता है, नैफ्थलीन, ये चीज़ें आप एज ए सॉल्वेंट और एज ए थिनर उसमें यूज कर सकते हैं. आपको बस एक इनके बारे में ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ हम क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हम यूज़ करते हैं. तो तीन कंपोनेंट आपके बेसिकली थे. पहला आपका ड्रॉयर था, ठीक है, दूसरा जो था आपका ओरिजिन्स है, और तीसरा था आपका सॉल्वेंट. क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए,
नो आगे आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वार्निश के बारे में। एक मिनट होल्ड करें। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। बेसिकली जो वार्निश आपके होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपका कौन कौन सा आपने उसमें सॉल्वेंट या थिनर यूज किया है, प्लस आपका क्या क्या उसमें रेजिन्स है। इसके बेसिस पे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपका वार्निश तैयार किया जाता है। पहला है आपका ऑयल वार्निश। ठीक है, दीज वार्निश यूजेज द लिंसेड ऑयल एज ए सॉल्वेंट इन विच हार्ड रेजिन्स। दो तरह के रेजिन होते हैं, हार्ड रेजिन होते हैं और आपके सॉफ्ट रेजिन्स होते हैं। हार्ड रेजिन में आपके एम्बर जो है या कॉपेल जो है वो होते हैं। तो ये जो होते हैं इनको डिजोल्व किया जाता है हीट के थ्रू। आपने हीट प्रोवाइड कराए तो क्या होंगे, डिजोल्व होंगे, लिक्विड फॉर्म में आएंगे। इनके अंदर लिंसेड ऑयल को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसी क्या करते हैं, इससे आपका एक हार्ड और ड्यूरेबल सरफेस क्रिएट करते हैं। तो oil varnish is a combination of linseed oil plus hard resins such as amber and copper. इसको हम यूज करते हैं। these type of varnishes are recommended for the external wooden works। ठीक है, या आप कहीं भी जो जॉइनरीज आपकी जो है, फिटिंग वर्क्स जो है, आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका स्पिरिट ऑफ वार्निश की बात करें। स्पिरिट वार्निश जो है, स्पिरिट वार्निश इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ मिथाइल स्पिरिट ऑफ वाइन। यहाँ जो थिनर है आपका वो मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है। ठीक है, और इसमें हम सॉफ्ट रेजिन यूज करते हैं। सॉफ्ट रेजिन्स मीन्स आपका जो शेलिक होता है आपका वो सॉफ्ट रेजिन है। इनकी एक प्रॉपर्टी अच्छी होती है कि इनकी जो ड्राइंग जो एक्सिलरेशन होता है वो बहुत जल्दी होता है, बट दे आर नॉट मच ड्यूरेबल इन कंपेयर टू द ऑयल वार्निश। आपको दो चीज़ें याद रखनी, किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट प्लस सॉफ्ट रेजिन्स। ठीक है, फ्रेंच पॉलिश एक स्पेशल टाइप की पॉलिश होती है जो एग्जाम्पल है आपका स्पिरिट का ही। ठीक है, स्पिरिट का तो हम कई बार और जगह भी यूज़ करते हैं, तो वो भी आपका एक स्पिरिट का ही एग्जाम्पल है। कॉमनली यूज इन द केस ऑफ फर्नीचर। तो स्पिरिट वर्ड। फिर आपका आता है जो नेक्स्ट आपको टर्पिन वार्निश। टर्पिन वार्निश में आपका अगेन हम जो टर्पिन ऑयल होता है आपका उसको एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। वहाँ जब हम जो आपका मिथाइलेटेड को यूज करते हैं, टर्पेंट ऑयल आपका एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। प्लस इसमें अगेन वी यूज अ सेफ सॉफ्ट रोजिन सच एज गम डैमर और मैस्टिक। ठीक है, दे ड्राई क्विकली बट नॉट ड्यूरेबल अगेन लाइक द चिराग सर में लिखो। ओके, सो हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। So, like the split varnish, terpene oils are also quick in drying process, and they are cheaper than the oil varnish. But again, they are these type of varnish are not durable. Uh, Next is the water varnish. Water varnish means these varnish are formed by the dissolving the shellac in the hot water. अब हम डायरेक्ट एज ए सेलवेंट जो है आपका वो हम हॉट वाटर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जब तक आप इसको यूज़ करते हैं, इसमें वी ऑल्सो एट द अमोनियम बोरेक्स एंड पोटेस ऑल्सो। दे आर यूज फॉर वार्निशिंग द वॉल पेपर्स, मैप्स, पिक्चर्स, बुक जैकेट। जो हम पुरानी जो चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा सा एक ब्राइटन सरफेस हम उसमें क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों में जो है आपका वाटर वार्निश हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली वार्निश के बारे में था, उसके टाइप्स के बारे में था। ठीक है, ये बहुत आपका छोटा सा टॉपिक था पेंट के साथ में। चलिए भी 12 to 5। ओके, कंक्रीट के सेटिंग टाइम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपकी ये दो टर्म है, रिटार्डर और एक्सीलरेटर्स। ठीक है, सेटिंग टाइम आपको पता है जब आपका कंक्रीट जो है अपनी इनिशियल स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सेटिंग टाइम को कई बार आपको क्या होता है, इंक्रीज भी करना होता है, कई बार आपको डिक्रीज भी करना होता है।
ठीक है। लेट्स सपोज मैं दोनों का एग्जांपल लेता हूँ आपको। सेटिंग टाइम आपको, आप अंडर वाटर कंक्रीटिंग आप कर रहे हैं, पानी के अंदर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना होगा, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा सीमेंट सेट हो जाए, या आप कोई ऐसी जगह यूज कर रहे हैं जैसे आप कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ट्रैफिक रोड, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम आप उसको जो रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते, तो यू नीड द क्विक सेटिंग सीमेंट। आपको सीमेंट की बहुत जल्दी सेटिंग करानी, तो उस केस में आपको एक्सेलरेटर्स यूज करते हैं हम। एक्सेलरेटर्स आपका एक टाइप के एडमिक्सचर होते हैं जो सीमेंट के सेटिंग टाइम को कम कर देते हैं, मतलब बहुत कम टाइम में वो सेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो आपके एक्सेलरेटर्स होते हैं। रिटार्डर्स होते हैं आपके जो सीमेंट की सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा। अब सीमेंट का सेटिंग टाइम हमको कई बार इंक्रीज करना भी पड़ता है। किस केस में इंक्रीज करना पड़ता है, कोई बताएगा? हम कौन से केसेस में होते हैं, आपको कोई एग्जांपल के तौर पर बताए जिसमें हम चाहते हैं कि नहीं सीमेंट मेरा लेट सेट हो, तो बताएगा एग्जांपल इसके बारे में? देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या होता है। जैसे आपने कोई भी आपका आरएमसी का प्लांट है, रेडी मिक्स कंक्रीट का प्लांट है, आपने देखा है रेडी मिक्स के जो ट्रक्स चलते हैं घूमते हुए रोटेटरी जो ट्रक्स होते हैं, आपको साइड से, आपको फैक्ट्री से उस कंक्रीट को साइड के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि प्लांट से और साइड के बीच में लगभग 1 घंटे का रास्ता है, जो ट्रैवल टाइम है वो 1 आवर्स है अराउंड। तो 1 आवर्स का ट्रैवल टाइम आप कंक्रीट को वहाँ से और वहाँ तक लेके जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपको कंक्रीट जो सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कंक्रीट आपका सेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप वहाँ पे जाके उसको ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आप चाहते हैं कि मेरा जो कंक्रीट है, जो सीमेंट है, उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो, ठीक है, काफ़ी लेट तक। आप तो उस केस में हम सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए जो एडमिक्सर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं रिटार्डर। क्लियर है? रिटार्डर के बारे में क्लियर है? एक्सीलरेटर और रिटार्डर समझ में आया? इफ यू वांट टू डिक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट और सीमेंट, देन यू हैव टू ऐड द एक्सीलरेटर्स। एक्सीलरेटर्स आपके अलग से एडमिक्सर होते हैं, एक स्पेशल टाइप के केमिकल मिक्सर्स होते हैं, ठीक है। और इफ यू वांट टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम, तो उस केस में यू हैव टू यूज द रिटार्डर। तो जिप्सम इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडमिक्सचर विच इज यूज्ड एज अ रिटार्डर, ठीक है ना। जिप्सम आपका एक सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हम सीमेंट की मिक्सिंग के टाइम पे ही हम उसमें ऐड करते हैं। जब भी आप सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग आप देखते हैं, तो उस केस में आपको वहाँ पे रिटार्डर भी यूज करते हैं, एज ए रिटार्डर हम यूज करते हैं। तो क्या जिप्सम की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, क्या अमाउंट होता है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ यूज करते हैं, ये सब हम जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे। रिटार्डर एक्सीलेटर मैंने इसलिए बताया क्योंकि जिप्सम इज ए काइंड ऑफ और इज एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डर। So you should know about the what is the function of retarder in cement or in concrete. Clear है सबको? रिटार्डर एक्सीलरेटर, कोई दिक्कत है? कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो अब इसके बारे में जो जिप्सम है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.